दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है। ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहां पर ठेला लगाई थी, जब वो एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है, तो वो अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि सुमन, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। तुमको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वो रो क्यों रही थी और रो रो कर उनसे माफी मांग रही थी? और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था? चलिए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव की है, जहां पर एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। सुमन कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी, तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, सुमन अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे-वैसे सुमन की उम्र भी बढ़ रही थी। तो सुमन के माता-पिता सुमन की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। सुमन के पिताजी और उसका भाई दोनों लोग मिलकर सुमन के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन दिखने में उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारी भी था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानता था। दोस्तों, जैसे ही सुमन के पिताजी और सुमन का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं, तो उस लड़के का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वो लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वो लड़का सुमन के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से सुमन की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद सुमन के पिताजी जब घर पर आते हैं, तभी सुमन अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है, वो लड़का सुंदर तो है ना? वो लड़का मेरे लायक है या नहीं? क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, वो भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। तब दोस्तों, सुमन के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शकल सूरत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है, वो लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान विचार करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, सुमन अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तभी जो सुमन का भाई था, वो उस लड़के का फोटो सुमन को दिखाता है। जब लड़के का फोटो सुमन देखती है, तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से और मायूस हो जाती है। दोस्तों, सुमन सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। क्या होगा, मेरी शादी उसके साथ कैसे होगी? कैसे मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरेगी? यही सब सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी सुमन का भाई ये कहता है कि बहन, देखो, लड़का पढ़ा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वो लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा। तो जो तुम्हारी जिंदगी है, वो बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज की तुमको कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सुमन जो थी, वो कहीं ना कहीं उस लड़के की शकल और सूरत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उस लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाजत नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकें या फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सकें कि पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। दोस्तों, अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं।
दोस्तों, सुमन भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नजदीक आ जाता है। दोस्तों, सुमन अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपना शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद अब समय आता है जयमाल का। तभी सुमन जो है वो दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आती है तभी सुमन लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। सुमन अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ये लड़का बहुत ज्यादा काला है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा बहुत बुरा होगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद सुमन शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे वो दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वो बहुत ज्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी सुमन के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वो शकल सूरत से थोड़ा सांवला है, वो बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों, सुमन के पिताजी थे वो भी बहुत ज्यादा लाचार थे और सुमन का भाई भी बहुत लाचार था। सुमन को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन जो थी वो अपने पिताजी के बातों को नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी सुमन से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सुमन शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब सुमन का भाई और सुमन के पिताजी दोनों लोग सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोगों की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। इस तरीके से उस दिन सुमन को समझाया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका ये अधिकार है और ये अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों, अब सुमन के पिताजी और उसका भाई जो भाई था वो दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जानी पड़ जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था तभी इस गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा नहीं मानोगे तो बताएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है। इससे ज्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों वो किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वो किसान कहता है कि साहब, देखिए, हमारी एक बेटी है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानती है। घर का सारा काम वो जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी। उसकी बात ज्यादा सेवा करेगी और आप लोगों की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानोगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात ले जा सकते हो। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से शादी करवा कर बारात को विदा करते थे। जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे
के जो पिताजी हैं वो सोच रहे थे कि शादी में इतना ज्यादा खर्च हो गया है और घर में कितने लोग आए हैं। अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से मोहन और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद मोहन जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो सुमन थी वो जब अपनी शादी तोड़ती है तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहां पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों इसी बीच सुमन की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम मयंक था। दोस्तों सुमन मयंक को जब पहली बार देखी थी तभी उसको एक ही झटके में मयंक पसंद आ गया था और बार बार मयंक को वो देखा करती थी। मयंक को भी ऐसा लगने लगा था कि जो सुमन है वो उसे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से मयंक था वो कभी कभी या फिर हमेशा वो सुमन के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। दोस्तों 1 साल के बाद सुमन और मयंक के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुमन सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने मोहन से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सुमन ये भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का मयंक उसको मिल गया है। अब उसकी जिंदगी हंसी-खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों, सुमन नहीं जानती थी कि मयंक को जितना अच्छा समझ रही है, उतना अच्छा मयंक है नहीं। दोस्तों, मयंक जो है वो लड़कियों के साथ मौज-मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध था। वो दारू भी पीता था और पढ़ा-लिखा भी नहीं था। लेकिन मयंक की एक खासियत थी, वो खासियत ये थी कि मयंक कभी भी जब सुमन से मिलने के लिए आता था, उसके सामने जब आता था तो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर सुमन के सामने आता था, उसे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, सुमन 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और मयंक से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब सुमन के माता पिता को पता चलता है कि सुमन अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वो लोग भी उसको मना नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वो लोग जो थे वो सुमन की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं और सुमन की शादी मयंक से तय करवा देते हैं। दोस्तों, मयंक दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत था, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों से घूमता था। यही सब देखकर जो सुमन थी वो मयंक को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शादी होने के बाद सुमन मयंक के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने मोहन से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, सुमन ये बात नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी मोहन के साथ बर्बाद नहीं होती बल्कि उसकी जिंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसकी इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों, शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं लेकिन इन 6 महीनों में भी सुमन को ये बात पता नहीं चलता है कि उसका जो पति है वो नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि मयंक घर पर कभी दारू शराब पीकर आता ही नहीं था। जब भी लड़कियों के साथ उसको मौज मस्ती करना होता था, अवैध संबंध बनाना होता था, तो घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर ही मौज मस्ती करता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे साल गुजर जाते हैं और सुमन एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर सुमन को थोड़ा बहुत पता चलाने लगता है कि उसका पति है मयंक वो दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों, सुमन उसे कुछ नहीं बोलती थी, वो सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मयंक की जो हरकतें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। मयंक अब सुमन के सामने दारू शराब पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब सुमन उसको मना करती थी तब मयंक उसको डांट दिया करता था और कहता था कि कुछ भी करोगी ये तो मार पीट कर तुमको यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्तों सुमन को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। जब ये बात सुनती है तो सुमन सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, लेकिन ये ऐसा लड़का निकल जाएगा मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। वो कहती है कि जितनी सुंदर मैं थी उतना ही ज्यादा सुंदर ये भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया, ये पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों उस समय सुमन को ये बात पता चल गई थी कि जो मयंक है उसका गलत संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है
और इसी बात को लेकर मयंक और सुमन के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरे 1 साल और गुजर जाता है और सुमन एक और बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों सुमन की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब सुमन की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि सुमन एकदम से मजबूर हो चुकी थी और सुमन मयंक को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता-पिता से भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि दोस्तों सुमन अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रही थी, वो अपने घरवालों को नहीं बताना चाहती थी। सुमन सोच रही थी कि हमारे घरवाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे। अगर उनको पता चलेगा कि उसके साथ ये सब हो रहा है, तो वो सोच रही थी कि हमारे घरवाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो, तो तुम इस चीज को देखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों इसी तरीके से धीरे-धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई-झगड़ा होने की वजह से मयंक और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था। और भी ज़्यादा दारू-शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होने लगते हैं और रोज़-रोज़ लड़ाई-झगड़ा होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक नौबत ये आती है कि मयंक के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाई कर सके। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी दोस्तों जो सुमन है, वो अपने पति से अलग होने का फैसला करती है। क्योंकि सुमन अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब जाहिर-सी बात है कि किसी भी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएँगे, तो वो कहीं की नहीं रह जाएगी। वो अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी और यही हाल हुआ था सुमन का। दोस्तों सुमन अपने पति से लड़ाई झगड़े के चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में ही एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगती है और अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगती है। दोस्तों सुमन सोचती है कि ऐसे तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से सुमन है वो वहां जहां पर रहती थी, जिस रूम को किराए पर लेकर रहती थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, जगह थी, तो वो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। सब्जी बेचकर सुमन को रोज 200 से 300 रुपये बच जाते थे और उन पैसों से वो अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण आराम से कर लेती थी और इसमें से कुछ पैसा वो बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 3 महीने हुए थे सुमन को वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए। तभी अचानक सुमन को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी तय हुई थी, जिस लड़के से वो शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर दी थी, वो लड़का आज एसडीएम बन गया है। दोस्तों अब सुमन अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था और मोहन से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माँ-बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वो अच्छा ही सोचते हैं। माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन जो लोग अपने माँ-बाप की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। धीरे-धीरे करके वक़्त गुज़र रहा था, सुमन अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्ज़ी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो मोहन था वो एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपने सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर-उधर देखने लगते हैं। कुछ खाने के लिए तभी उनकी नजर जाती है सुमन के ऊपर, जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि ये वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं, तभी सुमन जो है वो एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को ये बात यकीन हो जाता है कि लड़की कोई और नहीं है, बल्कि वो लड़की सुमन ही है। दोस्तों एसडीएम साहब सुमन से कहते हैं कि सुमन, मैं तुमको देख लिया हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तब सुमन जो है वो एसडीएम साहब के
सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब सुमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का तो बहुत अच्छा खासा था। मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वो लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं। मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तो दोस्तों, जो सुमन है वो अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठकर सुनाती है और बताती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 सालों बाद वो दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके संबंध बनने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीजों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपनी शादी की है। तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो भी लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे। इसलिए मैंने घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, एसडीएम साहब काफी देर तक सुमन से बातचीत करते हैं और वहां से जब जाने लगते हैं, तब सुमन से कहते हैं कि सुमन, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में ही है। दोस्तों, इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई थी। वो पूछती है कि ये तो सुमन है ना, जो हमारे गांव की लड़की है। तभी एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ, ये वही सुमन है जिससे हमारी शादी उस दिन तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है कि वो यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही है। उसकी तो शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब उसकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुमन को अपनी शकल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड उस दिन टूट गया था और आज उसकी शकल सूरत उसके काम नहीं आ रही थी। दोस्तों, शकल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो लड़का है जिससे आपकी शादी हो रही है, वो आपके साथ जीवन भर रह सकता है या नहीं रह सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपको प्यार कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो लड़का चाहे आपको अमीरों की तरह फोर व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है, वो लड़का अच्छे अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं खिला सकता है, लेकिन वो लड़का अपनी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इसे बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी की, अपनी बीवी की इज्जत करना जानता होगा, ना वो अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।